नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम जीके के उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं जो आपसे उत्तराखंड में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ये हमारा इस सीरीज का 12वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहां पर हम सभी क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ कवर करते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएं और साथ में आपका रिवीजन भी यहां पर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारत में जो प्राचीनतम सिक्का पाए जाते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, यह क्वेश्चन यहां पर बना है। सही आंसर है, प्राचीनतम सिक्कों को पंचमार्क सिक्का बोला जाता था। ठीक है, इनको पंचमार्क बोला जाता था या फिर इनको आहत सिक्के बोला जाता था। ये दोनों नाम आपने याद करने हैं। ठीक है, आहत सिक्के या पंचमार्क, एक ही यहां पर नाम है। प्राचीनतम सिक्कों को यह बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? देखिए, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, ये किस किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि सभी यूनियन टेरिटरीज का अपना हाईकोर्ट तो है नहीं, दिल्ली के जैसे, जम्मू कश्मीर के जैसे। सब किसी न किसी राज्य के साथ उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनके हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं। यही क्वेश्चन बना है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कौन से हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है? ये आता है कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारी अदर यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे दिल्ली तो आप इजीली बता देंगे, दिल्ली के तहत आता है। क्वेश्चन बनता है, जो पुडुचेरी है, ये किसके अंतर्गत आता है? पुडुचेरी आता है मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, जो हमारा दमन दीव है और दादर नगर हवेली, दोनों अब एक ही हाईकोर्ट है, दोनों अब एक ही यूनियन टेरिटरी है। दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आती हैं? बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो पुडुचेरी मद्रास के अंतर्गत, अंडमान निकोबार कलकत्ता के अंतर्गत और दमन दीव दादर नगर हवेली बंबई हाईकोर्ट के अंतर्गत। एक और यूनियन टेरिटरी है जो पूछी जाती है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आती है? लक्षद्वीप आता है केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, हाईकोर्ट्स को लेकर के आपसे क्वेश्चन बनते हैं, भारत में वर्तमान में कितने हाईकोर्ट हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं। सबसे नया हाईकोर्ट कौन सा है, किस राज्य का है? तो अमरावती हाईकोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश का है। यह 2019 में बना था, भारत का सबसे नया हाईकोर्ट है। ठीक है, भारत में हाईकोर्ट्स की स्थापना कब होती है? यह होती है 1862 में। 3 हाईकोर्ट बनाए जाते हैं, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। इन तीनों को भी आपने याद करना है। ठीक है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है इंडिया का? वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि आपका बना था 1866 में। इसको भी आपने याद करना है, इसका वर्ष भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? तो ये क्वेश्चन आयोग ने आपसे कुछ वर्ष पहले पूछा था, उत्तराखंड में ये सवाल आया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, कौन सा आर्टिकल है संविधान का जहां पर संविधान को टाइटल दिया गया है कि संविधान को बोला क्या जाएगा? हिंदी में इसे भारत का संविधान बोला जाएगा और इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको बोला जाएगा। तो कौन से आर्टिकल में यह बताया गया है? यह बताया गया है आर्टिकल 393 में। 393 ये संविधान के टाइटल से संबंधित है कि संविधान को बोला क्या जाएगा। तो हिंदी में बोला जाएगा भारत का संविधान और इंग्लिश में बोला जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है? 393। इसको याद करना, यह पेपर में आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अंगीकार किया गया था? तो देखिए, यूएन महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ये कब करी गई थी? ये करी गई थी 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 को इसे स्वीकार किया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है, ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? 10 तारीख को मनाते हैं दिसंबर में।
क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा करी गई थी। इसके तहत कितने आर्टिकल हैं, इसमें आपसे पूछा जाता है। जब यह घोषणा पत्र आया, इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें है आपके टोटल 30 अनुच्छेद। यह भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ना सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि उत्तराखंड से बाहर भी। ठीक है, मानव अधिकार को लेकर के आपसे दो बातें और पूछी जाती हैं। देखिए, पहले यूएन का ही एक पार्ट था, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग। ठीक है, 2006 में मानव अधिकार आयोग को हटा दिया गया और इसकी जगह पर 15 मार्च 2006 को एक नया यहां पर परिषद बनाई गई जिसका नाम है यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। कब बना? यह बना आपके 15 मार्च 2006 को। किसकी जगह पर बना? मानव अधिकार आयोग के जगह पर बना। हाल ही में पेपर में आपसे इसके बारे में ही पूछा गया था डेट सहित। तो ये बना आपके 15 मार्च 2006 को। जो ये यूएनएचआरसी है आपका, ठीक है, इसके अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं? यूएनएचआरसी में आपके 47 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हर 3 साल के लिए यहां पर सदस्यों को चुना जाता है। तो जिस प्रकार जो सुरक्षा परिषद है 15 सदस्य होते हैं, 10 आपके टेम्पररी होते हैं, 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। यहां पर टोटल 47 सदस्य होते हैं। सभी के सभी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 3-3 साल का होता है। इसे भी आपने याद करना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनएचआरसी का इसका हेडक्वार्टर आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है? देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बात हो रही है। WTO की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, WTO को लेकर के आपसे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यही बनता है, स्थापना कब हुई। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर भी आपके जिनेवा में स्थित है। तीसरी बात जो आपको WTO से याद करना है, WTO 1995 में बना। इससे पहले कौन सा संगठन था जो WTO की जगह पर काम करता था, जिसको WTO ने रिप्लेस किया? WTO से पहले था आपका गेट संगठन। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। इसको आपने याद करना है। इसकी स्थापना होती है 1948 में और यही विश्व व्यापार को कंट्रोल करता था। 1995 में इसकी जगह पर WTO का गठन किया गया। तो इसने किसको रिप्लेस किया? गेट को इसने रिप्लेस किया। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये आपके यूएन का एक पार्ट है। हमने बात करी थी ना कल के वीडियो में, यूएन के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें जो जज होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इसके अंदर जो आपके टोटल जज होते हैं इनकी संख्या होती है 15 और इनका कार्यकाल कितना होता है? इन जजेस का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें टोटल जजों की संख्या 15 होती है और कार्यकाल एक जज का 9 साल का होता है। इसकी स्थापना कब करी गई? अगर हम बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपके 3 अप्रैल 1946 में बना था और कहां स्थित है ये भी पूछा जाता है। ये आपके द हेग में स्थित है जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां है? द हेग में स्थित है। इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? 2 भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है, इसमें हमने बात करी जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल 9 साल का होता है। क्वेश्चन बनेगा अगर इसमें जो प्रेसिडेंट होता है, जो अध्यक्ष होता है इसका, उसका कार्यकाल कितना होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो नॉर्मल जज होते हैं उनका कार्यकाल 9 साल का, जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत से कौन कौन व्यक्ति यहां पर जज बने हैं, तो पहले भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने इनका नाम था BN राव। ठीक है, बेनेगल रमाराव इनका नाम था। ये पहले भारतीय थे जो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने थे। ठीक है, भारत के जो संविधान सभा बनी थी उसमें जो संवैधानिक सलाहकार थे वो भी कौन थे? BN राव थे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बनने वाले
पहले भारतीय कौन है? BN राव। दूसरा क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तब आप आंसर करेंगे नागेंद्र सिंह। ये भी जज बने, ये अध्यक्ष भी बने थे। BN राव अध्यक्ष नहीं बने थे, सिर्फ जज पूछेगा BN राव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बनने वाले भारत के पहले कौन हैं? नागेंद्र सिंह हैं। ठीक है। वर्तमान में भारत की ओर से जज कौन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? दलबीर भंडारी वर्तमान में जज हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कुल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? तो यानी कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? देखिए 2014 में जब तेलंगाना का गठन किया गया, उसके बाद भारत में राज्यों की संख्या हो गई 29 और केंद्र शासित प्रदेश हमारे थे 7। ठीक है। 2019 में क्या किया गया? 2019 में जो जम्मू कश्मीर था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश 2 बन गए, इनकी संख्या हो गई 9। लेकिन फिर 2020 में क्या किया गया? 2020 में जो दमन दीव था और दादर नगर हवेली, जो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, उन दोनों का विलय कर दिया गया। तो यहां पर संख्या वापस कितनी हो गई? 8 हो गई। राज्य कितने रह गए? 28 हो गए। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आपने याद करना है, यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि थोड़े से नंबर चेंज हुए थे 2019 में और 2020 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में उद्देशिका को संविधान का हिस्सा होने के कारण संशोधन योग्य माना गया था? तो कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है यह संविधान का पार्ट है और इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं? पहले माना गया था कि आप प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये किस में बोला गया कि आप कर सकते हैं? यह बोला गया केशवानंद बनाम जो केरल राज्य केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के लिए माना कि जो प्रस्तावना है इसमें भी आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो मूल प्रस्तावना है, जो उसका आधारभूत तत्व है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बुनियादी ढांचा इसका चेंज नहीं होना चाहिए। यह क्वेश्चन बनता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया? तो इसी केस में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रस्तावना में, उद्देशिका में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार जो है या जो संसद है प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती? यह कहा था जो 1967 का गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य केस था, उसमें कहा था। लेकिन 1973 में केशवानंद बनाम केरल राज्य केस में वो इस फैसले को पलट देता है। इसको आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो देखिए भारत में सिक्के जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आपने याद करना है। आरबीआई के द्वारा सिक्के जारी नहीं होते हैं। सिक्के जारी कौन करता है? भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत में सिक्कों के लिए टकसाल बनाई गई है। 4 टकसालें भारत में स्थित हैं। कौन कौन सी हैं, कब कब स्थापित हुई, ये आपसे पूछा जाता है। तो भारत में 4 टकसालें हैं। पहली है मुंबई में जो 1830 में बनी थी। दूसरी टकसाल है हैदराबाद में जो कि 1903 में बनी थी। तीसरी टकसाल कोलकाता में है जो 1950 में बनी और चौथी टकसाल नोएडा में है जो आपके 1989 में बनी थी, 1989 में। 4 टकसालें हैं, ये आपकी मुंबई, ये आपका हैदराबाद, कोलकाता और ये आपका नोएडा। क्वेश्चन बनता है, इसको आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो देखिए कल भी हमने देखा था इसके अंगों के बारे में, ऊपर भी मैंने आपको बताया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे, देखिए टॉपिक एक ही है यूनाइटेड नेशन, लेकिन उत्तराखंड में आपसे अलग अलग पेपरों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए उसी सब्जेक्ट से, उसी टॉपिक से। तो इसीलिए हम यहां पर सभी क्वेश्चन को पूरी टॉपिक के साथ कवर करते हुए चलते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र के मैंने कल भी बताया 6 प्रमुख अंग हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? न्यासिता परिषद, जिसको प्रन्यास परिषद भी कहते हैं। ठीक है, ट्रस्टीशिप जिसको बोला जाता है। इसके अलावा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी इन 6 में आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी इसमें आता है। 3 तो आपके ये 3 हो गए। चौथा आती है महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। 5वीं आती है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और 6ठा आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल।
ये 6 इसके पार्ट हैं। मानवाधिकार आयोग इसके प्रमुख अंगों में शामिल नहीं है, इसको आपने याद करना है, ठीक है। 3 ये हैं, इसके अलावा महासभा, सचिवालय और सुरक्षा परिषद, इन तीनों को आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जो आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। तो स्थापना भी याद करनी है और इसका हेडक्वार्टर भी आपने याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संबंध में क्षेत्रीय जल सीमा का विस्तारित किया गया है। तो देखिए, भारत की जो क्षेत्रीय जल सीमा है वो कहां तक है? इसको प्रादेशिक जल सीमा भी बोला जाता है, ठीक है। तो भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है यह है आपकी 12 नॉटिकल मील तक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, इधर से आप अगर मान के चलें तो ये जो आधार है यहां से लेकर के 12 समुद्री मील तक, जिसको नॉटिकल मील भी कहते हैं, ये भारत का प्रादेशिक जलीय क्षेत्र है, जिसे क्षेत्रीय जल सीमा भी कहते हैं। आधार से लेकर के 24 समुद्री मील तक, यानी 24 नॉटिकल मील तक, यह क्षेत्र कहलाता है भारत का संलग्न क्षेत्र। और आधार से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे अनन्य क्षेत्र भारत का बोला जाता है। इन तीनों कैटेगरी को आपको याद करना है। प्रादेशिक पूछेगा, क्षेत्रीय पूछेगा तो 12, 24 वाले तक कौन सा है? संलग्न क्षेत्र, जिसे कॉन्टिजियस क्षेत्र भी बोला जाता है। और 200 तक कौन सा है आपका? ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इन तीनों को आपने याद करना है। तीनों की लिमिट आपसे पेपर में पूछी जाती है। यहां पर हमने लिखा है नॉटिकल मील। जो सामान्य मील होता है और जो नॉटिकल मील है, इन दोनों में क्या अंतर है? ये आपका समुद्री मील है, ठीक है, इनमें अंतर होता है। जो नॉर्मल मील होता है, जिसे हम जमीन पर मापते हैं, उसमें आपका कितना होता है? 1 मील आपके 1.584 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि 1 नॉटिकल मील जो होता है ये 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये सामान्य मील है, ये आपका समुद्री मील है या नॉटिकल मील है। इसको भी आपको याद करना है, ये नंबर भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा होने पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन आयोग ने यहां पर बनाया था। देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा होने पर हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। किन दो को छोड़कर? 20 और 21 को छोड़कर। अगर आपको ये बात पता है, ज्यादातर सभी को ये बात पता होती है, तो इसका आंसर सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब देखिए, हमने 2 आर्टिकल पढ़े थे संविधान में जब हमने आपातकाल के बारे में बात करी थी। एक था 358 और एक था 359। 358 क्या कहता था? याद कीजिए, 358 कहता था कि अगर बाहरी आक्रमण के आधार पे या युद्ध के आधार पे इमरजेंसी घोषित की जाती है तो इस आर्टिकल के तहत जो अनुच्छेद 19 में आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अपने आप निलंबित हो जाते हैं। इनको निलंबित करने के लिए कोई अलग सा आदेश सरकार को या राष्ट्रपति को जारी नहीं करना होता, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 ऐसा आर्टिकल है जैसे ही आपातकाल लगता है, और वो भी किस आधार पे? सशस्त्र विद्रोह के आधार पे नहीं, केवल युद्ध के आधार पे या बाह्य आक्रमण के आधार पे अगर इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, तो अनुच्छेद 19 358 के तहत स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक है। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं उनके लिए 359 है। 359 में यह कहा गया है कि जो आपके बाकी के मूल अधिकार हैं 20-21 को छोड़ करके, इन सबको राष्ट्रपति आदेश देकर निलंबित कर सकते हैं। तो ये सब किस में निलंबित होंगे? ये खुद से नहीं होते। इमरजेंसी जैसे ही लागू होगी 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, ठीक है। बाकी के लिए 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश करते हैं, तब जाके वो निलंबित होते हैं कि किन किन को निलंबित करना है। इसको आपने याद करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। 21 नहीं होगा, 32 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश आने के बाद होगा। 19 के लिए कोई अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं है, तो इसको आपने याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व का सबसे अधिक खारा सागर कौन सा है? तो सबसे ज्यादा खारा सागर पूरे विश्व में वो है आपका मृत सागर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 1994 में ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया था। इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ओजोन दिवस क्यों घोषित किया? क्योंकि इसी दिन 16 सितंबर को 1987 को एक प्रोटोकॉल होता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए, जिसे हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसीलिए 16 सितंबर को 1994 में ओजोन दिवस के रूप में घोषित किया गया। इसको आपने याद करना है। एक और क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में देखा था, जो आपसे उत्तराखंड में ही पूछा गया था। ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ज्यादातर जो विमान वगैरह उड़ते हैं इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शब्द का सुझाव किसने दिया था? फिर से यूनाइटेड नेशन को लेकर क्वेश्चन है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपके इससे बने हुए हैं। यूनाइटेड नेशन जो शब्द है, इस शब्द का सुझाव दिया था जो अमेरिका का राष्ट्रपति था उस समय, रूजवेल्ट के द्वारा इसका नाम दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है संयुक्त राष्ट्र जो ये शब्द है किसने इसको लिखा, किसने इसको नाम दिया? तो अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए जो संघ लोक सेवा आयोग है, दो तरीके के लोक सेवा आयोग होते हैं हमारे यहाँ। या तो एक तो सीधा होगा जो सेंटर का है यूपीएससी, और एक होते हैं हमारे जो स्टेट पीएससी होते हैं। ठीक है, जो राज्यों के होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, हर राज्य का अपना होता है। अगर आपसे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और इसके अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए, इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष की आयु। और अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 साल और 62 वर्ष की आयु। तो इस वाले को आपने चेक करना है, बस ये वाला आपका अलग है। बाकी दोनों में सदस्यों का और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। बस आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता यहां पर 6 के साथ साथ 62 और 65 भी दे देता, तब आपको ध्यान रखना है जो संघ लोक सेवा आयोग होता है उसमें 665 चलता है, राज्य लोक सेवा आयोग में 662 चलता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि राज्य वालों में राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहां स्थित है? तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान ये आपके लखनऊ में है। ऑप्शन सी इसकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, यह स्थापित होता है 1951 में, लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो देखिए संथाल विद्रोह आपके इसी काल में होता है और इनके द्वारा मेजर बरो को पराजित किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 भाई थे। सिद्धू और कान्हू का नाम आपको ज्यादा देखने को मिलता है। यही संथाल विद्रोह का नेतृत्व यहाँ पे कर रहे थे और इसी विद्रोह के दौरान जो मेजर बरो था इसको यहाँ पर हराया गया था। बाद में अलेक्जेंडर को भेजा गया और उसने संथाल विद्रोह का दमन किया। हारा कौन? यहाँ पर बरो। हराया किसने? अलेक्जेंडर ने बाद में इस विद्रोह का दमन किया। संथाल विद्रोह को लेकर के कार्ल मार्क्स ने एक टिप्पणी करी थी, एक उसने अपना स्टेटमेंट दिया जो आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है कार्ल मार्क्स ने भारत की पहली जन क्रांति किसको कहा था? तो उन्होंने संथाल विद्रोह को ही भारत की पहली जन क्रांति कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो विधान परिषद की बात हो रही है। देखिए लोकसभा में अगर आपको सदस्य बनना है आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। इसी प्रकार विधानसभा का अगर सदस्य बनना है उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्यसभा या विधान परिषद इनका सदस्य बनना है तो उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। ठीक है, और पंचायत का चुनाव लड़ना है, पंचायत सदस्य बनना है तो उसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। मतदान करना है कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट एजेस जो आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपने ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड के उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। पूरी डिटेल के साथ इनको हम यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, फैक्ट हैं, उनसे जुड़े हुए सब एक जगह पर कवर हो जाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।